भाग्य इस राज्य का कि जिनकी भूमि है, सदियों से, हजारों वर्षों से वो भूमि पर वो जोत तोड़ करते हैं, और आज लगता है कि ब्रिटानिया हुकूमत बरकरार है, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन इस राज्य में बरकरार है। आज इसी प्रशासन के जोर पर आज उनकी जमीनों का जबरन अधिग्रहण किया जाता है। मांडू का मामला को संज्ञान में लीजिए, सुरंगा का मामला संज्ञान में लीजिए, भौरा का मामला संज्ञान में लीजिए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि रोज रोज आपके डीएसपी घायल होने का इंतजार मत कीजिए। विधि के समक्ष अगर सब बराबर हैं तो रेतों को भी जान जाती है, रेतों को भी चोट लगता है। इस मामले को संज्ञान में लेंगे महोदय। महोदय, मैं आगे कहना चाहूंगा, अभी वरिष्ठ नेता ने कहा लॉ एंड ऑर्डर, मैं मानता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लेकिन कहां अध्यक्ष महोदय? गांवों में, खेतों में, खलिहानों में, बालू और कोयला के खदानों में, माफियाओं की जेब में आपका लॉ एंड ऑर्डर है महोदय। मैं पढ़ के बताना चाहूंगा, ओबी डंपिंग को लेकर भिड़ंत, फायरिंग, बमबाजी। रेती जमीन पर ओबी डंप किए जाने को लेकर पहले भी हो चुका है संघर्ष, चले थे गोली बम, मामला जीनागोड़ा का। देव प्रभा आउटसोर्सिंग के समर्थकों व ग्रामीण। नमस्कार, फैक्ट फाइल पर आपका स्वागत है और मैं नीरज सिन्हा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो का यह वीडियो सुर्खियों में है। उनके कार्यकर्ता और समर्थक कल से ही इसे सोशल मीडिया पर लगातार प्लेस कर रहे हैं। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जयराम कुमार महतो ने कोयलांचल में रैयतों की पीड़ा और विस्थापन के दर्द को सामने लाने की कोशिशों के साथ इस बात पर जोर दिया कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर तो है, लेकिन वह गांवों के लिए, खेतों खलिहानों के लिए। ये लॉ एंड ऑर्डर बालू और कोयला माफियाओं की जेब में होते हैं, यानी बालू और कोयला के माफिया इस लॉ एंड ऑर्डर की परवाह नहीं करते। विस्थापन और खनन कार्यों का विरोध करने वाले आम आदमी ग्रामीण सताए जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं। तब क्या यह सवाल खड़े करते हुए जयराम ने एक बहस छेड़ दी है। हम बात इसकी करेंगे कि जयराम के इस सवाल के मायने क्या हैं, यह भी बताएंगे कि खनन और विस्थापन का दर्द कितना गहरा है। बात इसकी भी करेंगे कि बालू और कोयले के काले खेल में किनके हाथ सने होते हैं। वैसे विधानसभा का बजट सत्र 27 मार्च तक चलेगा और बालू और कोयले को लेकर आगे भी कई सवाल उछाले जा सकते हैं। मंगलवार को ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक नवीन जायसवाल ने बालू घाटों की नीलामी और राज्य में बालू की किल्लत को लेकर एक सवाल किया था, और इस सवाल पर नवीन जायसवाल के साथ भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक सीपी सिंह और मनोज यादव ने सरकार को घेरने की कोशिशें भी की। हालांकि प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के सवाल पर जवाब देकर संतुष्ट करने का भरसक प्रयास। जयराम ने किस ओर सरकार का ध्यान खींचा है, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। जयराम कुमार महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी चर्चा धनबाद की उस घटना से की जो पिछले 9 जनवरी को हुई थी। धनबाद जिले के मधुबन थाना अंतर्गत बीसीसीएल की खरखरी कोलियरी के जंगल में आउटसोर्सिंग कंपनी हिलटॉप की बाउंड्री निर्माण के विवाद को लेकर 9 जनवरी को 2 गुटों के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। बम और गोलियों के धमाके से कई लोग घायल हुए थे और पूरा इलाका थर्रा उठा था। इस घटना में बीच बचाव करने पहुंचे, यानी हालात का जायजा लेने पहुंचे, तब बाघमारा के डीएसपी भी घायल हुए थे। उन्हें इलाज के लिए दुर्गापुर भेजा गया था। जयराम कुमार महतो ने इस घटना की चर्चा करते हुए कहा कि बाघमारा के डीएसपी के घायल होने के बाद क्या सरकार किसी और बड़ी घटना का इंतजार कर रही है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस घटना को लेकर धनबाद के कई आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे थे। बता दें कि खरखरी कोलियरी की इस घटना को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार किया था, कई जगहों पर छापेमारी की थी और कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा गया है। इसी घटना में एक गुट के लोगों ने चंद्र प्रकाश चौधरी, जो गिरिडीह के सांसद हैं, उनके मकोली स्थित आवासीय कार्यालय को आग के हवाले कर दिया था। चंद्र प्रकाश चौधरी इस बात पर जोर देते रहे हैं
कि हिल टॉप आउटसोर्सिंग कंपनी में जो विस्थापितों का हक है, उनका जो मुआवजा है, उसे पहले दिया जाए, तब वहां खनन का कार्य शुरू किया जाए। घटना की चर्चा करने के साथ ही जयराम कुमार महतो ने सिंदरी के सुरंगा की घटना की भी चर्चा की। उन्होंने बताया कि कैसे वहां ग्रामीणों के साथ बलपूर्वक व्यवहार किया गया, महिलाओं की कान की बालियां नोच ली गई, उनके कपड़े तक फाड़े गए। इसके बाद जयराम कुमार महतो ने मांडू के कुछ गांवों का जिक्र किया और उन्होंने बताया कि खनन कार्य के खिलाफ उन गांवों की 500 महिलाएं कई दिनों से धरने पर बैठी हैं। जयराम कुमार महतो ने सदन में सरकार का ध्यान खींचने की कोशिश के साथ यह बताया कि पावर नेट कंपनी और अमर इंडिया लिमिटेड का उस इलाके में खनन कार्य होना है और वहां की महिलाएं इस खनन कार्य का विरोध कर रही हैं विस्थापन के खिलाफ। इस चर्चा के दौरान जयराम कुमार महतो ने यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि राज्य में अब भी ब्रिटिश हुकूमत जारी है और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां कार्य कर रही है। प्रशासन के जोर पर जमीन पर कब्जा होता रहा है और कोयला कंपनियों के माफिया लठायत आम आदमी ग्रामीणों को, विस्थापितों को, रैयतों को प्रताड़ित करते रहे हैं, उनकी आवाज दबाते हैं, उनकी आवाज को कुचला जाता है। झारखंड में कोल इंडिया लिमिटेड की 3 सहायक कंपनियां CCCL, BCCL और ECL कोयला खनन करती रही हैं। राज्य के 24 में से 12 जिलों में कोयला खदानें हैं, जिनमें 11 जिलों की खदानें ऑपरेशनल हैं। हाल ही में इंडिया स्पैन के द्वारा की गई गणना के मुताबिक, यानी इंडिया स्पैन की एक रिपोर्ट यह बताती है कि इन 3 कोयला खनन कंपनियों के लिए अब तक कम से कम 75,033 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित किया गया है। यानी राज्य में जो 3 कंपनियां हैं, कोल इंडिया की सहायक कंपनियां CCCL, BCCL और ECCL, उनकी कोयला खदानों के लिए झारखंड में 75,033 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। जबकि राज्य में 3 प्रमुख खनिजों जो मेजर और मिनरल कैटेगरी में आते हैं, वहां उनके लिए अब तक 87,706 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है। इस आकार की आप परिकल्पना ऐसे भी कर सकते हैं कि यह बेंगलुरु शहर से बड़ा है। इंडिया स्पैन की यह रिपोर्ट बताती है कि मेजर और मिनरल के लिए जो झारखंड में 87,000 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण हुआ है, वह बेंगलुरु शहर के आकार से भी बड़ा है। यह रिपोर्ट बताती है कि बेंगलुरु शहर जो 74,100 हेक्टेयर में है, उससे कहीं ज्यादा झारखंड में खनन कार्यों के लिए जमीन का अधिग्रहण किया गया है। गौरतलब है कि झारखंड देश में कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट में सबसे शुमार है और यह कोल रिजर्व का 26.4% शेयर हिस्सा रखता है। वर्ष 2029-30 तक देश में कोयले का उत्पादन 1.5 बिलियन टन तक बढ़ने का अनुमान है, जो वर्ष 2023-24 के 112 मिलियन टन से करीब 1.5 गुना अधिक होगा। जाहिर है कि उत्पादन वृद्धि में झारखंड का भी योगदान होगा और इसका यहाँ सीधा प्रभाव भी पड़ेगा। वैसे भी झारखंड पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति 2008 में यह उल्लेखित है कि प्राकृतिक न्याय की मांग है कि झारखंड में होने वाली किसी भी विकास गतिविधि का लाभ परियोजना से प्रभावित स्थानीय लोगों को भी मिलना चाहिए, जो अपनी जमीन, जंगल, जल संसाधन और अन्य प्राकृतिक संसाधनों का त्याग करते हैं, जबकि बाहर से आने वाले निवेशक ऐसा नहीं करते। लोगों के पिछले अनुभवों से पता चलता है कि झारखंड में विभिन्न परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए अधिकांश लोगों को न तो उचित पुनर्वास हुआ है और न ही उन्हें फिर से बसाया गया है। इस प्रकार विस्थापन के कारण स्थानीय लोगों को आजीविका की तलाश में राज्य से कहीं और पलायन करना पड़ता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रमुख जयराम कुमार महतो और उनकी पार्टी विस्थापन रैयतों की मांग को लेकर लगातार मुखर रहे हैं।
चुनाव के दौरान भी जयराम कुमार महतो ने इन मुद्दों को प्रमुखता से उछाला था। विस्थापन और खनन कार्यों के खिलाफ जयराम कुमार महतो कई धरना प्रदर्शन और आंदोलन में भाग लेते रहे हैं। जयराम कुमार महतो लगातार इन बातों पर जोर देते रहे हैं कि आउटसोर्सिंग कंपनियां माफियाओं के साठगांठ में यहाँ के विस्थापितों का हक और अधिकार कुचलती रही है। हालांकि कई मौके पर जयराम कुमार महतो के इस आंदोलन और धरना प्रदर्शन अथवा टोल प्लाजा पर किए गए ट्रकों की कागजात की जांच को लेकर उनकी आलोचना भी की जाती रही है, लेकिन जयराम कुमार महतो ने विस्थापन के सवाल पर एक बहस तो छेड़ ही दी है। अब जयराम ने विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कोयलांचल के रैयतों की पीड़ा को सामने लाने के साथ विस्थापन के दर्द को सामने लाने के साथ जिन सवालों को रेज किए हैं, तो क्या कोई इससे इनकार कर सकता है कि इस राज्य में बालू और कोयले के काले खेल के किस्से बहुत लंबे हैं और सालों साल से यह राजनीतिक, प्रशासनिक, ठेकेदारों और माफिया के संरक्षण में फलता फूलता रहा है। अगर इस राज्य में 40,000 रुपये प्रति हाइवा बालू मिलता है तो क्या कोई इससे इनकार कर सकता है कि बालू से तेल निकालने के खेल के तार जितने लंबे हैं उससे सियासत और सत्ता अनजान है? कभी नहीं। पिसना आम आदमी को है, चाहे वह विस्थापन से हो, चाहे खनन से हो या माफिया और लठैतों के बल से हो। शुक्रिया, धन्यवाद। फैक्ट फाइल के साथ बने रहें, हमें शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।